नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की। मूढ़ा पांडे में पटरी से उतरी राज्य रानी एक्सप्रेस, 15 लोग हुए घायल। हादसे के कारणों की शुरू हुई जांच। पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन गंभीर। अपर जिलाधिकारी वित्त हिमांशु गौतम की अध्यक्षता में अभिभावकों की बैठक आयोजित। विधानसभा चुनाव में मिली हार से समाजवादी पार्टी ने लिया सबक, प्रदेश भर में शुरू किया सदस्यता अभियान। मुरादाबाद विकास संघर्ष समिति के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित। नेहरू युवा केंद्र में नगर विधायक का हुआ जोरदार स्वागत। शनिवार की सुबह मूढ़ा पांडे रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब मेरठ से लखनऊ जा रही मेरठ लखनऊ इंटरसिटी राज्य रानी एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें करीब 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो मेरठ से चल के लखनऊ के लिए रवाना हुई थी, मुरादाबाद से जब उसका प्रस्थान हुआ तो मूढ़ा पांडे और रामपुर से पहले ट्रैक पर 12 में से 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। जैसे ही उच्च अधिकारियों को इस घटना की जानकारी उपलब्ध हुई, तुरंत ही रामपुर और मुरादाबाद के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जो यात्री उसमें सवार थे, उन्होंने भी अपने निकटतम परिचितों को मोबाइल के माध्यम से इस घटना की जानकारी दी। जैसे ही ये विभिन्न माध्यमों के से ये न्यूज़ जन जन तक पहुंची, वैसे ही एक बहुत बड़ी भीड़ घटनास्थल की तरफ रवाना हुई। क्षेत्रीय नागरिक भी सहायता के लिए दौड़ पड़े। इधर जैसे ही रामपुर और मुरादाबाद और बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों को इस घटना के बारे में जानकारी हुई, मुरादाबाद से तत्काल मेडिकल की समस्त सुविधाएं घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गईं। इधर प्रशासनिक जो आदेश थे, उसके तहत जिला संयुक्त चिकित्सालय को भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। जो मरीज़ वहां पर एडमिट थे, उनको किसी दूसरे जगह शिफ्ट करने के बाद 30 बेड पूरी तरीके से रेल यात्रियों के लिए आरक्षित कर दिए गए। एक तरफ जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद थे, तो दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट भी किसी भी अनहोनी के लिए पूरी तरीके से तैयार था। रेल के जो डिब्बे जिस क्षत स्थिति में थे, उनको देखकर ऐसा आभास होता था कि इसमें घायलों की संख्या अधिक भी हो सकती है। लेकिन रेलवे के उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रारंभ में इस बात को स्वीकार किया गया कि बहुत अधिक ही नहीं बल्कि 10 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिसमें 2 और 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे ही इस राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की दुर्घटना की जानकारी प्राप्त हुई, तो मुख्यमंत्री के स्तर से 50,000 एवं मामूली रूप से घायल को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इसमें ट्रेन में सवार थे? हाँ जी। ये कैसे हुआ था? यहाँ से क्या हुआ था? हादसा अचानक हुआ, मेरे को तो जानकारी नहीं किस वजह से हुआ है। ये फिलहाल गाड़ी नीचे पटरी से उतर गई, बस यही हुआ। और अच्छा, हुआ क्या था? क्या मतलब क्या सुनाई दिया था? कोई ट्रेन में पटरी से नीचे उतर गई तो धूल उड़ने लगी काफ़ी। हम लोग सभी लोग घबरा गए। जब गाड़ी टेढ़ी हो गई तो स्पीड एकदम स्लो हो गई। स्लो होने के बाद फिर काफ़ी पुलिस गाड़ी में मौजूद थी। उन्होंने सभी को, पब्लिक को जो अंदर थी, उन्हें जो जल्दी से निकाला है बस। अच्छा, कितने लोग घायल हो गए थे तुम्हारे डिब्बे में जिसमें आप थे? अब उस टाइम तो भागा दौड़ी का मतलब वो था, कुछ ठीक से पता नहीं चल पाया। दूसरी तरफ रेलवे अपने स्तर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि आजकल सूचना का तंत्र इतना मजबूत है। जो यात्री उसमें सवार थे, उन्होंने मोबाइल के माध्यम से अपने अपने निकटतम संबंधियों को इस घटना की जानकारी उपलब्ध करा दी थी। इस हड़बड़ाहट की स्थिति में तत्काल ही रेलवे के उच्च अधिकारियों द्वारा हापुड़, मेरठ, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद के लिए एक हेल्पलाइन
की भी घोषणा कर दी गई और हेल्पलाइन के नंबर रेलवे के द्वारा विभिन्न चैनलों को प्रसारित कर दिए गए। रेलवे ने विभिन्न स्थानों पर यात्रियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की। इस हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का रेलवे का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो रेल यात्री सफ़र कर रहे हैं उनके परिजन उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरी तरफ रेलवे के उच्च अधिकारी दिल्ली से भी रवाना हुए। इसमें महाप्रबंधक ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा से संबंधित जो भी एजेंसियां थीं उन्होंने घटना स्थल पर जाकर उन तथ्यों को तलाश करने की कोशिश की कि यह घटना किन कारणों से हुई। इस संबंध में एक तरफ रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा भी तत्काल प्रभाव से घटना की जांच के आदेश कर दिए गए हैं। घटना की जांच के उपरांत ही ये सुनिश्चित हो सकेगा कि यह घटना किन कारणों से हुई। डीआरएम स्तर पर अभी तक कोई अधिकृत बयान इस संबंध में जारी नहीं किया गया है कि इस घटना का प्रमुख कारण क्या था। लेकिन दूसरी तरफ बरेली जोन के आईजी विजय प्रकाश का इस संबंध में ये कहना है कि घटना स्थल से ऐसा आभास होता है कि कुछ समय पूर्व लाइन की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित किया गया था। वहाँ पर एक स्थान पर वेल्डिंग का भी कार्य हुआ था। संभवतः उस वेल्डिंग के स्थान पर ही ये लाइन ब्रेक हुई है। लेकिन रेलवे के उच्च अधिकारियों द्वारा अभी इस संबंध में अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है। फिलहाल एक तरफ रेल का आवागमन भी इस घटना से प्रभावित हुआ, तो दूसरी तरफ पूरे दिन रेलवे प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें पूरी तरीके से सक्रिय रहीं। रेलवे के अधिकारी एक तरफ मुस्तैद थे तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी पूरी तरीके से सतर्क और सजग थे। इस अफरा तफरी के माहौल में यात्रियों के चेहरे से स्पष्ट रूप से भय के संकेत नजर आ रहे थे। जिस तरीके से बोगियां अस्त व्यस्त हुईं, उस दृश्य को देखकर लोगों का ये अनुमान था कि संभवतः इसमें क्षति होने की संभावना कुछ अधिक है। रेलवे के उच्च सूत्रों का कहना है कि इस घटना में 15 यात्री घायल हुए हैं, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के स्तर से भी आर्थिक सहायता मुहैया कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जो यात्री उसमें सफ़र कर रहे थे उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए ये बात कही कि जैसे ही यात्री आपस में वार्तालाप के समय ये तथ्य निकल कर बाहर आए कि जैसे ही एक बड़ा झटका लगा, यात्री एक दूसरे के ऊपर गिरे और उसके बाद बोगियां लाइन से उतर गईं। अफरा तफरी का माहौल था, शोरगुल, भयभीत और लोगों के सामान के साथ साथ सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आया। इस बीच में जैसे ही ये डिब्बे गिरे, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दी। उस आवाज़ यात्रियों का ये कहना था कि जब तक पुलिस और प्रशासनिक स्तर से उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उससे पहले ही क्षेत्रीय नागरिकों और वहाँ के सामाजिक संगठनों की भूमिका बेहद सराहनीय रही। क्षेत्रीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने यात्रियों को ढांढस ही नहीं बंधाया, बल्कि जो प्रारंभिक उपचार के साथ साथ ही जो तत्काल प्रभाव से दी जाने वाली सहायता थी वो भी उन लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई गई। इधर जैसे ही मंडल मुख्यालय पे इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई, यहाँ से मेडिकल वैन और उच्च अधिकारी रेल मंडल प्रबंधक के साथ ही रेल की पूरी टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। पब्लिक स्कूलों की मनमानी की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिला प्रशासन ने लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम फाइनेंस हिमांशु गौतम ने पब्लिक स्कूलों के प्रिंसिपल, समाजसेवी संस्थाओं और अभिभावकों के साथ बैठक की।
कई दिनों से प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस व अन्य वसूली की शिकायत पर शनिवार को जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम फाइनेंस हिमांशु गौतम ने पब्लिक स्कूलों के प्रिंसिपल, समाजसेवी संस्थाओं और अभिभावकों के साथ बैठक की, जिसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पर होने वाली अवैध वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश एडीएम फाइनेंस ने दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल पुरानी किताबों के जरिए बच्चों को पढ़ाएं ताकि अभिभावकों पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल 3 साल से पहले बिना अभिभावकों की सहमति के स्कूल ड्रेस नहीं बदलेगा। इसके अलावा स्कूल ड्रेस किताब किसी एक दुकान से ही लेने और प्राइवेट किताबों का ज्यादा बोझ डालने से भी स्कूल बचे। यदि ऐसी शिकायत आई तो कार्यवाही तय होगी। आज की मीटिंग जो हमारे अभिभावक संघ और एबीवीपी और मैनेजमेंट के बीच में जो संपन्न हुई है वो पिछली मीटिंग से थोड़ी सी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। बहुत पेशेंटली सबने अपनी बात को कहा और सुना और एक कंसेंसस भी बनी है। स्कूल्स की तरफ से ये निर्णय हुआ है कि जो पिछली बार फीस थी उसमें सिर्फ 12% की फीस वृद्धि होगी, किताबें नहीं बदली जाएंगी अगले 3 वित्तीय वर्षों तक। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिया करते थे स्कूल वाले, अब वो यूनिफॉर्मली 200 रुपये ही लेगा, हर स्कूल एक बार लेगा बच्चे से। इसके अलावा जो पहले स्कूल 5000, 2000, 3000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिया करते थे, अब वो केवल 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेंगे। ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा छोटे छोटे और मुद्दों पे बात हुई है कि स्कूल्स अपनी शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाएंगे। जो स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूल्स अपनी, और बच्चों की पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर जो बातें हैं उन पर भी स्कूल्स के टीचर्स और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के हिसाब से वो अपने काम को देखेंगे आगे। स्कूल्स में पेरेंट टीचर एसोसिएशन के गठन की भी बात हुई है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे सभी पेरेंट्स बहुत खुश थे। तो कुल मिला के ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही है और डीएम साहब के अध्यक्षता में इस मीटिंग को मैंने आहूत किया था। सभी पेरेंट्स बहुत खुश हैं और स्कूल्स ने भी सारी बातें मान ली हैं। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट धर्मपाल सिंह, DIOS द्वितीय, डिप्टी BSA, स्कूल के प्रिंसिपल, समाजसेवी संस्थाएं और अभिभावकगण उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को जिला सपा कार्यालय पर जिला एवं महानगर कमेटी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें पदाधिकारियों को सदस्य बनाने के लिए निर्देशित किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान चलाने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। इसी के चलते आज से चक्कर की मिलक स्थित जिला सपा कार्यालय पर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यालय पर जिला एवं महानगर कमेटी द्वारा सदस्य बनाए गए। जिला अध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी ने बताया कि ये अभियान 15 जून तक चलेगा, जिसमें गांव-गांव जाकर सदस्य बनाए जाएंगे। आज समाजवादी पार्टी का सदस्य अभियान चल रहा है और गांव-गांव जाकर आज पार्टी ऑफिस से सदस्यता शुरू हुई है और गांव-गांव कैंप लगाकर समाजवादी पार्टी के 20 रुपए का मेंबर बनाया जाएगा, जिससे गांव-गांव में ये मैसेज पहुंचे कि समाजवादी पार्टी के मेंबर पूरी तरह एक्टिव है। वहीं महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति ने कहा कि हर बूथ पर सपा अपने सदस्य बनाएगी। लगभग जो है 15 तारीख पूर्व उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार आज हमने महानगर के लोगों ने प्रभावी सदस्य बनाकर हर बूथ पर हम सब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एक एक्टिव मेंबर बनाने का काम करेंगे। लगभग हर विधानसभा में 300 से ऊपर बूथ हैं, तो हर जगह हर बूथ पर हमारा सक्रिय सदस्य बनाने का काम करेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, जयवीर यादव, विनोद गुम्बर, फिरोज आलम, भूप सिंह यादव, यास्मीन सैफी, हाजी जुल्फिकार अहमद सहित काफी संख्या में सपाई मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान। शुक्रवार की देर शाम अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ की ओर से सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंडलायुक्त L वेंकटेश्वरलू उपस्थित रहे। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 126वें जन्म दिवस पर शुक्रवार को अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वावधान में सिविल लाइंस स्थित अम्बेडकर पार्क में देर शाम को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कमिश्नर L वेंकटेश्वरलू रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दौलत सिंह एवं संचालन राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह ने किया, जिसमें कमिश्नर ने समाज में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। हमारी युवा शक्ति से भरे हुए
ये हमारे शिक्षक हैं, यदि ऐसा कुछ संज्ञान में आए तो जी सर जोरदार तालियों के साथ सदन में ये उत्साह। ओके, थैंक यू। वहीं वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश भी डाला। जिनको जिया तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मई बपरा बोडंडरा रहा किनारे बैठ। जिनको जिया तिन पाइया गहरे पानी पैठ, वो व्यक्ति रत्नों को खोज कर सकता है जो गहरे पानी में उतरता है। मई बपरा बोडंडरा, मैं जो है डूबने से डर गया, किनारे बैठा, मेरे हाथ में केवल बालू लग गया। गहरी में, जिंदगी की गहराई में उतरना पड़ेगा। विचारों का, बाबा साहब का क्या विचार है, भगवान बुद्ध के क्या विचार है, उसको गहराई में जाइए, ढूंढिए, फिर उस पर संघर्ष करिए, तपस्या करिए, तब आपका जीवन भी उज्जवल होगा। आपके परिवार, समाज, सब लोगों का उद्धार के लिए आप काम कर सकते हैं। इस मौके पर भयंकर सिंह बौद्ध, मुकेश कुमार गौतम, सुनील आजाद, भूरे सिंह, राजेंद्र चौधरी आदि भारी संख्या में संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत भवन में डिजिधन मेले का शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया, जिसमें कैशलेस व्यवस्था पर जोर दिया गया। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत भवन मुरादाबाद में आयोजित डिजिधन मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पंचायती राज एवं लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश प्रशासन भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि नागपुर में कई योजनाओं के साथ नोटबंदी के बाद उपजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया की ओर कैशलेस की दिशा में हमने कदम रखा है। पंचायत भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर में दिए गए उद्बोधन का सीधा प्रसारण दर्शकों को दिखाया गया और इस डीजी मेले में बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिजिटल पेमेंट के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। प्रशासन की ओर से डिजिटल पेमेंट एवं कैशलेस के संदर्भ में विशेष जोर दिया गया। राज्य मंत्री ने कहा, हम मानसिक और आर्थिक स्थिति में सजग रहकर देश को प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने मोबाइल को बटुए के रूप में प्रस्तुत किया है। गलत आर्थिक नियोजन नीति के कारण प्रदेश गरीबी की तरफ गया है, जिसे मजबूत आर्थिक स्थिति में लाना है। उन्होंने कहा, हमें अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे और आप सबका सहयोग प्रदेश को मजबूत और अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, हम सब ने मिलकर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है और जो जनादेश हमें मिला है उसका सम्मान करेंगे तथा विकास के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश का भाग्य बदलने का प्रयास करेंगे और सभी को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। इसी मूल भावना को हम सब ने बनाए रखना है। संघर्ष करते हुए इस देश इस समाज को नई दिशा दी और आजाद भारत में हम लोग एक सजगता के साथ इस देश इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसी दिशा देने वाले आदरणीय भारत रत्न आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है। आज के इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने आज नागपुर में कुछ कई योजनाओं के साथ साथ नोटबंदी के बाद जो हालात पैदा हुए थे और जो समय तत्कालीन परिस्थिति हुई, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज के संचार क्रांति के दौर में डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम कैशलेस व्यवस्था के रूप में आरंभ किया। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं और देश में जिस प्रकार एक लंबे समय से, मुझे यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है और हमारी आपकी सबकी जवाबदेही है, एक भ्रष्टाचार नीचे तक
घर कर गया है और ये किसी एक व्यक्ति के बढ़ाने से ना उसका विस्तार हुआ है, ना किसी एक व्यक्ति के घटाने से उसका संकुचित स्वरूप या कमजोर स्वरूप सामने आएगा। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, स्थायी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और समाज में सबका सहयोग हमें चाहिए, जो एक सामाजिक व्यवस्था भी है। और इस सामाजिक व्यवस्था में हम लोगों ने मानसिक रूप से भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। इसके लिए सजगता के साथ, हमें सक्रियता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम अपने इस देश को, इस प्रदेश को दुनिया में एक शक्तिशाली प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को रोपली वेहिकल सिस्टम की व्यवस्था की है और मोबाइल को एक बटुए के रूप में हमारे आपके सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस विषय में उन्होंने लंबे विषय को रखते हुए हम सबको कैशलेस व्यवस्था के बारे में बताया है। इस विषय को आगे बढ़ाना, इसके लिए जन जागरण करना पड़ेगा। हमें आपको बहुत सक्रियता के साथ इस विषय को आगे बढ़ाना है। विपरीत परिस्थितियों में जो सपना देखा था वो सामाजिक व आर्थिक न्याय का सपना पूरा हुआ है। आज प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा तकनीकी ज्ञान के साथ जो सपना देखा जा रहा है वह भी पूरा होगा। हमने टीम भावना के साथ तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल कर डिजिटल इंडिया बनाने में अपना योगदान देना है। बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि आज हमारे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जयंती पर जो उन्होंने उस समय की परिस्थितियों के आधार पर जो सपना देखा है, किस तरह की भारत बनाने की, और कितनी कठिनाइयाँ, कितनी प्रताड़ना, कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने उन परिस्थितियों के भी बहुत उच्चतम स्तर तक पहुँच के हमारे समृद्ध और मजबूत भारत के लिए, सामाजिक आर्थिक हर तरीके से मजबूत भारत के लिए सपना भी देखा है और उस तरह के संविधान के निर्माण भी किया है। उन महापुरुष की श्रद्धांजलि के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व में सारे देश में वर्तमान जो तकनीकी युग है और हमारे देश पूरे विश्व में तकनीकी और ज्ञान के लिए जाना जाता है। ये बहुत सारे देशों की सारा तकनीकी का संचालन हमारे देश के नौजवानों के माध्यम से चल रहा है, हो रहा है और हमारे देश में बहुत सारे तरह तरह की तकनीकी संस्थाओं का और काम किए हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसके लिए हम लोग उसमें करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी यहाँ पर है और माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन निर्देश है, उसके तहत हम लोग अपने राइट टू हाउसिंग, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। डीजी धन मेले में बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं व अन्य विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का अवलोकन भी राज्य मंत्री द्वारा किया गया। आभार अभिव्यक्ति जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने की। इस अवसर पर विधायक रितेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष ललिता सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा, महानगर अध्यक्ष भाजपा सहित MP सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी संजय अरोड़ा, जिला सूचना अधिकारी AK सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी आदिल फैज, जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार आदि ने विशेष सहयोग दिया। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को सिविल लाइन स्थित लेडीज क्लब में इनरव्हील क्लब द्वारा चार्टर डे मनाया गया, जिसमें केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। शनिवार को सिविल लाइन स्थित लेडीज क्लब में इनरव्हील क्लब ईस्ट द्वारा चार्टर डे मनाया गया, जिसमें केक काटने के साथ साथ कई गेम्स का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शैल अग्रवाल ने और संचालन गीता अग्रवाल ने किया। आज हम अपने क्लब का चार्टर डे बना रहे हैं। मुरादाबाद क्लब ईस्ट है हमारा इनरव्हील और उसका चार्टर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज केक कटिंग, उनका वेलकम, प्रेसिडेंट्स का वेलकम भी कर रहे हैं। चार्टर मेंबर्स होते हैं जिन्होंने हमारे क्लब को बनाया है, स्थापना की है। 1980 में स्थापना हुई है इसकी, 12 अप्रैल 1980।
मैम क्या क्या प्रोग्राम किया? उसमें उनके वेलकम में सॉन्ग गाया हमने, उनसे पेन डांस कराए और उनके विचार हमने प्राप्त किए उनसे कि उन्होंने क्या क्या किया है अब तक और हमें। इस अवसर पर कल्पना गुप्ता, सुमन लता गुप्ता, ममता गर्ग, पुष्पा जैन, मंजू अग्रवाल सहित क्लब की काफी सदस्याएं मौजूद रहीं। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को रोडवेज कुली वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पीतल नगरी रोडवेज पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज बैसाखी के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस साल भी पीतल नगरी रोडवेज पर रोडवेज कुली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मोहम्मद रईस, चंद्रपाल, विनोद कुमार यादव, जगदीश कुमार, महेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। साथ सबका विकास होगा। कब से कर रहे हैं ये भंडारा? हम तो साहब कम से कम 20-22 साल से कर रहे हैं बराबर। दोनों बस अड्डों पे करते हैं, इस वाले पे भी करते हैं, पीतल नगरी वाले पे भी करते हैं, मुरादाबाद वाले। शनिवार को मैनाठेर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों के घायल होने की ये घटना मैनाठेर थाना क्षेत्र स्थित नानकार की है। दरअसल यहाँ के रहने वाले साजिद के बेटे अजमत और गुलाम नबी खेत से घर बाइक द्वारा जा रहे थे। उसी दौरान नानकार में सड़क पार करते समय कार ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल भेज दिया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हम रोड क्रॉस कर रहे थे, रोड क्रॉस कर दिया था पूरा, वो काफी तेज मारुति वाला आया और एकदम उड़ा के चला गया। कहाँ पर हुई घटना ये तारपुर वो नानकार हुई। तो गाड़ी पकड़ ली हो? गाड़ी पकड़ ली है चौकी में। कब की घटना है? लगभग 9:30-10 की। शुक्रवार की शाम मैनाठेर थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक खड़े हुए ट्रक में आग लगने से लाखों का माल स्वाहा हो गया। दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में हाईवे पर दौड़ते खुले ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रक उत्तराखंड के रुद्रपुर से ट्रकों के बने चेसिस को लेकर आगरा जा रहा था। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर डिंगरपुर के पास अचानक लोगों ने ट्रक में धुआं उठते देखा। चालक को जानकारी दी, जिसके बाद चालक ने ट्रक हाईवे किनारे रोककर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि स्थानीय लोग भी कुछ नहीं कर पाए। आग ट्रक के पिछले हिस्से से शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में आग की लपटों ने पूरे ट्रक को जला डाला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के पीछे ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान ट्रक चालक और उसके साथी का ट्रक में रखे कपड़े, मोबाइल, पर्स भी जलकर खाक हो गए। आग लगने के चलते लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं सरेराह हाईवे पर जलते ट्रक को देखकर तमाशगीन बने लोग भी भारी संख्या में मौके पर जमा हो गए। चल के आ रही थी, यहाँ आके देखा साइड शीशे में आग लगी। कैसे आग? चलती गाड़ी में लग गई, पता नहीं कैसे लगी, कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, कुछ पता नहीं चला, क्योंकि स्पायरिंग की वजह से लगी हो या वायरिंग शॉर्टिंग की जैसे भी लगी, लग गई। यहाँ लोगों ने खड़े हुए उन्हें फ़ोन करा, हमें इतना टाइम नहीं मिला जो हम उन्हें फ़ोन कर पाते। इनने कॉल किया, ये उतर गए। मैं सामान खींचने लगा, पलंग से उतर के कूद के आके जो सामान खींच पाया वो खींचा, वो भी जल गया। इनका कपड़े, लिट्टे, बैग, क्या जला? ATM, इनके कपड़े, लाइसेंस मेरा, आधार कार्ड, पैसे, पर्स सभी जल गया। शनिवार को पागवाड़ा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस सेवा ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रक और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों के घायल होने की ये घटना पागवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित हकीमपुर की है।
दरअसल छजलैट थाना क्षेत्र के फोला पट्टी निवासी पंकज सिंह और निशंक बाइक द्वारा हकीमपुर से गुजर रहे थे। उसी दौरान ट्रक ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हाँ, किन मरीजों को भर्ती किया आपने? हमने पंकज कुमार सिंह को और निशंक कुमार सिंह को, दोनों मरीजों को भर्ती कराया। अच्छा, क्या घटना हुई थी इनके साथ? घटना ये हकीमपुर में मोटरसाइकिल और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, जो कि बहुत गंभीर अवस्था में हमको लेके आए और जिला अस्पताल में शिफ्ट करवाया। अच्छा, क्या ट्रक वहीं पे भाग गया? हाँ, वहीं पे। मझोला थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते महिला के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने पुलिस के आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। महिला के साथ मारपीट की ये घटना मझोला थाना क्षेत्र स्थित चाऊ की बस्ती की है। दरअसल यहाँ की रहने वाली पालीराम गुप्ता की पत्नी अंजू गुप्ता का कहना है कि पड़ोसी सतेंद्र गुप्ता उससे रंजिश रखता है। इसी के चलते उसने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने के चलते उसने पुलिस के आला अफसरों से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम आपका? अंजू गुप्ता। अंजू गुप्ता, कौन सा मोहल्ला है? ये लाइन पर चाऊ की बस्ती। अच्छा, एसएसपी साहब के यहाँ क्यों गई थी आप? क्या मामला था? एसएसपी के यहाँ पे सर, मेरे घर पे एक सतेंद्र नाम का आदमी घुसा आया था रात 7:30 बजे 29 तारीख को। भाभी आ गई थी, उनने 100 नंबर की पुलिस बुलाई, मगर मझोला थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी उस चीज़ पे, नहीं कोई पुलिस वाला। माँ भी आ गई, माँ ने ही भेजा उस आदमी को। क्या मामला था, क्या कहता है वो कहता है कि मेरे साथ बदतमीजी कर, और माँ करवाना चाहती है उसको बदतमीजी के लिए, और 100 नंबर वालों ने उसे पैसे लेकर छोड़ दिया। एसपी के यहाँ गई, एसपी वालों ने भी कह दी कि कार्रवाई करी जाए, चौकी वाले कोई भी कार्रवाई न कर रहे उस चीज़ पे। और किसको लेटर भेजा आपने? कप्तान को भेजा मैंने, मुख्यमंत्री को भी भेजा है। अभी परसों चौकी में पुलिस वाले वो अपनी एज का फायदा उठाती है। पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले उसकी सुन लेते हैं, हमारी कोई सुनने को तैयार ना। भाभी कुछ भी बोलती नहीं, उनकी कोई सुनने को। अभी महिला थाने गई, मैं आज महिला थाने गई, वहाँ इतनी गंदी गंदी गाली बक रही। परसों चौकी में भाभी को गाली बक रही। एसएस न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मूढ़ा पांडे में पटरी से उतरी राज्य रानी एक्सप्रेस, 15 लोग हुए घायल। हादसे के कारणों की शुरू हुई जांच। पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन गंभीर। अपर जिलाधिकारी वित्त हिमांशु गौतम की अध्यक्षता में अभिभावकों की बैठक आयोजित। विधानसभा चुनाव में मिली हार से समाजवादी पार्टी ने लिया सबक, प्रदेश भर में शुरू किया सदस्यता अभियान। मुरादाबाद विकास संघर्ष समिति के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित। नेहरू युवा केंद्र में नगर विधायक का हुआ जोरदार स्वागत।